हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ आर के मैम में। कल हमने आपको पढ़ाया था संविधान की प्रस्तावना। आज हम आगे शुरू करेंगे संविधान के बारे में। तो कल जो आपको पढ़ाया गया था प्रस्तावना, उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं। फिर तो भारतीय संविधान जब इसका निर्माण हुआ तो उस समय हमारे संविधान के कुल 22 भाग थे। 22 भाग थे। इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद, जिसमें कई बार संशोधन हुए हैं। और वर्तमान में अब हमारे संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ और 470 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। ये हमारा भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आइए हम शुरू करते हैं संविधान के भाग 1 से। देखते हैं भाग 1 में क्या है। संविधान के भाग 1 में जो इसका शीर्षक है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके अनुसार कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 जो है वो संघ को अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश के लिए या वर्तमान में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। और जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये अनिवार्य है कि इससे संबंधित जो विधेयक हो वो राष्ट्रपति के सिफारिश पे ही संसद में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। अब ये है कि जिस राज्य से संबंधित ये परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो उस राज्य के विधानमंडल के पास राष्ट्रपति इस विधेयक को भेजता है। लेकिन जो राज्य इस विधेयक पे अपनी राय देगा वो मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ राय के लिए भेजता है। समझ में आया? चलिए ठीक। अब इसके आगे देखते हैं कि जो अनुच्छेद 4 है उसमें क्या दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? ये नए राज्यों का गठन या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन वगैरह ये सब जो है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। ये दिया गया है अनुच्छेद 4 में। अब इसी बात को लेके एक वाद आया था आगे, बेरुबाड़ी वाद। प्रस्तावना में भी हमने एक बार इसका उल्लेख किया था, आपको याद होगा, बेरुबाड़ीवाद, जिसमें यह बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। याद होगा, आप सबने पढ़ा था। तो वही बात इससे भी रिलेटेड है। ये जो बेरुबाड़ी क्षेत्र है ना, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। समझ रहे हैं? तो उस समय इस क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा उस समय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला आया था कि क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी को दे सकता है, यानी किसी विदेश को सौंप सकता है क्षेत्र को। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें अपना निर्णय देते हुए कहा था कि अगर भारत ने किसी राज्य क्षेत्र को किसी और देश को दे रहा है तो उसके लिए उसे संविधान में संशोधन करना होगा अनुच्छेद 368 के तहत। समझ रहे हैं? ये भाग 1 के अंतर्गत नहीं होगा, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा ही हो सकता है। तो उस समय संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत बेरुबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, भाग 1 से लगभग बात कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं भाग 2 में। देखिए, भाग 2 जो है
वो है हमारा नागरिकता से संबंधित। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अब इसमें जो है कुल अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 14 तक आते हैं। ठीक, अब देखिए भारत में एकल नागरिकता है, यही ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता है। अब इस भाग में जो अनुच्छेद 11 है वो ये बताता है कि संसद को नागरिकता संबंधित नियम बनाने के अधिकार है। ठीक, अब देखिए अक्सर को प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए वर्तमान में भारत में कुल 5 विधि है जिससे नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब पहला देखिए जन्म से। जो व्यक्ति भारत में ही जन्म लिया हो उसे भारत की नागरिकता मिलती है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरी विधि है वंश परंपरा से। अब वंश परंपरा से क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है, लेकिन जिस समय वो पैदा हुआ अगर उस समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक, अब देखिए आगे तीसरी जो विधि है वो है पंजीकरण से। आप समझिए पंजीकरण से नागरिकता कौन कौन प्राप्त कर सकता है। पहला, वो जो पंजीकरण के आवेदन देने के समय से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो। ठीक, दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन वो अभी भारत में न रह के विदेश में रहता हो। ठीक है, और कोई विदेशी महिला ऐसी जिसने भारतीय से शादी की हो या तो शादी करने वाली हो। भारतीय नागरिक जिनके अवयस्क बच्चे हों उन्हें, या राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं और भारत सरकार की ही नौकरी करते हैं, इन्हें जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। चलिए अच्छा, तीसरी क्या विधि है, चौथी विधि देशीकरण से। जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, वो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता पा सकता है। और पांचवा जो है वो है भूमि के अर्जन द्वारा, यानी अगर भारत सरकार किसी भूमि को अपने संघ में, अपने राज्य में शामिल करती है तो वहाँ पे निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक।